ब्रूस ली की जिंदगी के बारे में अगर संक्षेप में कहा जाए तो हम कह सकते हैं आर्ट के प्रति गहरा समर्पण। ब्रूस ली का आत्मविश्वास हैरान कर देने वाला था। उन्हें लोग एरोगेंट भी समझते थे, लेकिन ब्रूस ली जो कहते थे वो हकीकत में करके भी दिखाते थे। ऐसा ही एक किस्सा हॉलीवुड डायरेक्टर रेमंड चाओ भी बताते हैं, जिन्होंने ब्रूस ली के साथ पहली 2 सुपरहिट फिल्में की। वे कहते हैं ब्रूस ली के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा होता था। इतनी एनर्जी होती थी कि सेट पर हर कोई उनके आसपास होना चाहता था। ब्रूस ली एशियन मार्शल आर्ट को मेन स्ट्रीम हॉलीवुड तक लेकर आए, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उनसे पहले ऐसा करने की किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। ब्रूस ली ना सिर्फ फाइटर थे बल्कि एक बेहतरीन फिलोसोफर और एक टीचर भी थे। एक इंटरव्यू में ब्रूस ली कहते हैं कि हर तरह की नॉलेज आखिर में सेल्फ नॉलेज में जाकर विलय हो जाती है। मैंने अपने और दुनिया के बारे में जो भी जाना है वो सब मार्शल आर्ट से ही सीखा है। ब्रूस ली बचपन से ही बहुत जिद्दी और निडर थे। कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए वो कभी भी पीछे हटना तो दूर घबराते तक भी नहीं थे। निडरता उनके ब्लड में थी और इसी निडरपन के कारण हॉलीवुड में अपनी जगह बना पाए। लेकिन इसी निडरपन और जिद्दीपन ने ब्रूस ली को बचपन में बहुत परेशान भी किया। ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। वो समय था 1941 का। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। इसी को देखते हुए उनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर हांगकांग चले आए। हांगकांग ब्रूस ली के लिए एक नई जगह थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शहर का माहौल भी काफ़ी बिगड़ चुका था। बड़े शहर में कई गैंग्स भी पनप रहे थे। ब्रूस ली बचपन में शरीर से बहुत कमज़ोर और छोटी हाइट के हुआ करते थे। उन्हें स्कूल के बाहर अक्सर दूसरे बच्चों के द्वारा परेशान किया जाता था। ब्रूस किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटते थे, इसलिए कई बार स्ट्रीट फाइट्स में भी उलझ जाते थे। एक बार उन्होंने शहर के खूंखार गैंग के लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दी। उस गैंग का मुखिया काफ़ी पैसे वाला था। उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक थी। ये सब जानते हुए उनके पिता को आगे लड़ाई बढ़ने और ब्रूस को जान से मरवा दिए जाने का भी डर सताने लगा। इसलिए 14 साल के ब्रूस को उनके माता पिता ने यिप मैन के पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेज दिया। यिप मैन विंग चुन मास्टर और बढ़िया फिलोसोफर थे। उन्होंने ब्रूस ली को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन सिखाया। लेकिन ब्रूस ली की स्ट्रीट फाइट्स बढ़ती ही जा रही थी। जेल का खतरा जानकर ब्रूस ली को वापस यूएसए भेज दिया गया। यहाँ ब्रूस ली की एनर्जी और निडरपन को एक नई डायरेक्शन मिली। ब्रूस ली को फिलोसॉफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में फिलोसॉफी पढ़ना शुरू किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में सब ब्रूस ली के मार्शल आर्ट से बहुत प्रभावित हुए। अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखकर ब्रूस ने अपना पहला मार्शल आर्ट क्लब वहीं पर खोला। इसी बीच उनकी शादी भी हो गई। फिर ब्रूस ली ने अपना काम आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्लब कैलिफोर्निया में खोला, जहाँ पे एशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन सभी लोगों को सिखाते थे। उनके क्लब में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। वे चाइनीज मार्शल आर्ट के सीक्रेट सिखाने वाले वहाँ पहले टीचर थे और इसी वजह से कई एशियन टीचर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्लब खुलने के कुछ ही दिनों में बाकी क्लब्स ने मिलकर ब्रूस को डराने और धमकाने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि कॉकेशियन और अमेरिकन को सिखाना बंद करो, नहीं तो तुम्हें हमारे टॉप फाइटर से लड़ना होगा। ब्रूस ने भी ये चैलेंज स्वीकार किया और फिर हुआ वही। ब्रूस ली के सामने वे लोग टिक ना सके। फाइट केवल 3 मिनट चली, लेकिन ब्रूस को ये फाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ब्रूस फाइट को सेकंड्स में जीतना चाहते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें पूरे 3 मिनट लग गए थे, जो कि ब्रूस को कतई पसंद ना था। ब्रूस हमेशा अपने आप को पुश करते रहते थे। ब्रूस को हमेशा कुछ ज़्यादा करने की आदत थी। इस फाइट के बाद ब्रूस ने अपनी पूरी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन को बदल डाला। मार्शल आर्ट में बदलाव लाना भी शुरू कर दिया। वे कहते थे कि कला की कोई शैली नहीं होती, इसमें लगातार बदलाव आते रहते हैं, इसलिए मार्शल आर्ट भी बहुआयामी होना चाहिए। फिर एक बार ब्रूस को लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में एक कराटे चैंपियनशिप में इनवाइट किया गया, जहां उन्होंने अपने 1 इंच पंच से सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी किक वहां पर मौजूद एक ब्लैक बेल्ट टीचर को दिखाई। किक इतनी शानदार थी कि वो टीचर कोर्ट पार करता हुआ 50 मीटर दूर जाकर गिरा। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद मार्शल आर्ट में ब्रूस का बहुत नाम हो रहा था। हर तरफ उनके ही चर्चे थे, लेकिन अभी भी उनके पास पैसों की किल्लत थी। इसी बीच ब्रूस के पिता की भी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार से लौटकर ब्रूस ने अपना पूरा फोकस मार्शल आर्ट्स की नई कला विकसित करने में लगा दिया, जिसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, विंग चुन से प्रिंसिपल लिए गए थे, जिसका नाम उन्होंने दिया जीत कुन दो। इसमें फिलोसॉफी और कॉन्सेप्ट थे जो हर कोई अपने शरीर और स्टाइल के हिसाब से अपना सकता था। इसी बीच ब्रूस ली को ग्रीन हॉर्नेट में काटो की ऑडिशन के लिए भी बुलाया गया। प्रोड्यूसर ने ऑडियो टेप पर ब्रूस की पर्सनैलिटी देखी
और वे ब्रूस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। फिर 1 साल बीतने के बाद शो लॉन्च हुआ। लोगों ने छोटे पर्दे पर ऐसा कभी नहीं देखा था। शो केवल 1 साल चला। इस शो में ब्रूस का रोल छोटा होने के बावजूद भी ब्रूस बहुत पॉपुलर हुए। ब्रूस को उसके बाद छोटे मोटे रोल ऑफर हुए, लेकिन उन्हें ऐसे रोल करना मंजूर नहीं था जिसमें चाइनीज लोगों को केवल नौकर या अनपढ़ दिखाया जाता था। एशियन एक्टर के लिए हॉलीवुड में लीड रोल पाना बहुत मुश्किल था। अपना खर्चा चलाने के लिए ब्रूस ने सेलिब्रिटीज़ के घर में जाकर मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। वो हमेशा सीखना और सिखाना पसंद करते थे। वो सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, पूरी ईमानदारी से सिखाते थे। उस समय ब्रूस ने अमेरिका के नेशनल कराटे चैंपियन और दूसरे कई शानदार लड़ाकों को ट्रेन किया। कुछ ही दिनों में ब्रूस हॉलीवुड में एक नामी टीचर के रूप में फेमस हो गए। ब्रूस की ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस आए, उन्होंने उन सब का डटकर सामना किया, चाहे वो पिता की मृत्यु हो या नौकरी का ना मिलना या फिर कोई छोटी चोट लगने जैसी गंभीर समस्या। 1970 में एक दिन वे ट्रेनिंग करते समय उनकी पीठ में चोट लग गई। डॉक्टर्स ने बताया कि वे अब कभी भी मार्शल आर्ट नहीं कर पाएंगे। ब्रूस ने डॉक्टर्स की बात को अनसुना कर दिया। 6 महीने रेस्ट करते समय उन्होंने जीत कुंदो के बारे में हर चीज़ बारीकी से लिखी और दर्द ठीक होने के बाद उन्होंने अपना ट्रेनिंग रूटीन भी और बढ़ा दिया। वो देखना चाहते थे कि इंसानी शरीर की लिमिट क्या है, किस हद तक इंसानी शरीर जा सकता है। वे एक दिन में 2000 पंचेस और 1000 किक्स की प्रैक्टिस करते थे। कभी 16 किलोमीटर उल्टे दौड़ने चले जाते थे या 25 किलोमीटर बाइक चलाते थे। ठीक होने के बाद ब्रूस हांगकांग वापस चले गए। उन्हें उस समय कोई लीड या खास रोल नहीं मिला था। फिर 6 महीने बीतने के बाद जब उनकी पिछली फिल्म ग्रीन हॉर्नेट मूवी चाइना में रिलीज हुई, तो उस मूवी ने चाइना में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ब्रूस वहां पर स्टार बन चुके थे। उसके बाद तो ब्रूस का करियर कभी रुका ही नहीं। ब्रूस ली ने रेमंड चाओ के साथ पहली पिक्चर बिग बॉस की। मूवी छोटे बजट की थी। उस समय हांगकांग में दर्शक थिएटर में पत्थर, चाकू और धारदार हथियार लेकर आते थे। मूवी रिलीज होने से पहले ब्रूस थोड़े से चिंतित थे, लेकिन इस मूवी ने भी वहां पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर 2 लगातार सुपरहिट फिल्म देने के बाद ब्रूस ने एशिया में अलग ही मुकाम पा लिया था, लेकिन अभी भी हॉलीवुड बाकी था। इसलिए ब्रूस ने अपनी अगली फिल्म रेमंड चाओ के साथ पार्टनर की। उसके बाद वे ऑफ द ड्रैगन में ब्रूस ली ने अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत दी। उन्होंने 8 लोगों का काम अकेले किया। डायरेक्टर, एक्टर, कोरियोग्राफर होने के साथ साथ फिल्म में स्क्रिप्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया। वे ऑफ द ड्रैगन ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हॉलीवुड में भी ब्रूस अब स्टार बनकर उभरे। इसके बाद उन्हें हॉलीवुड की बड़े बजट की फिल्मों में हीरो का रोल मिलने लगा। 1973 में एंटर द ड्रैगन की एडिटिंग के समय ब्रूस ली अचानक बेहोश हो गए। वे मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम फिट थे। डॉक्टर्स ने कई सारे टेस्ट किए, लेकिन कोई खास कारण पता नहीं लगा। फिर ब्रूस की तबीयत में सुधार हुआ और वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद ब्रूस वापस अपने काम पर चले गए। उनकी मूवी एंटर द ड्रैगन भी सुपरहिट हुई। ब्रूस ली अब इंटरनेशनल स्टार बन चुके थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर उन्होंने चौथी फिल्म गेम ऑफ डेथ साइन की और उस पर काम करना शुरू किया। काम के दौरान ब्रूस ली को फिर से सर में दर्द हुआ, जिसके लिए उन्हें टैबलेट दी गई, जिसे खाने के बाद ब्रूस एक कमरे में आराम करने के लिए चले गए। जब बहुत देर तक ब्रूस अपने बिस्तर से नहीं उठे, तब बाद में उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 1973 में 33 साल के ब्रूस ली चले गए। केवल 4 फिल्मों में काम करके वो इंटरनेशनल स्टार बन चुके थे। उनकी अचानक मौत से पूरी दुनिया दंग रह गई और कई सारी अनकही अफवाहें भी फैल गईं। जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि ब्रूस ली की मौत दिमाग में हुई अचानक सूजन से हुई है, जो शायद टैबलेट की एलर्जी से हुई थी। ब्रूस अपनी मौत के बाद अपने मार्शल आर्ट और अपनी फिलॉसफी को छोड़ गए, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्रूस ली हमेशा कहते थे, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।